हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रमा से बनने वाले राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे कि कुंडली में यदि चंद्रमा से दोनों ओर सेकंड हाउस और 12th हाउस, जहाँ पे भी चंद्रमा बैठा हुआ है वहाँ से आपको 12th हाउस को काउंट करना है और सेकंड हाउस, यदि वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वह राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट है तो सुनफा नामक राजयोग, और 12th हाउस में कोई प्लैनेट है तो वो अनफा नामक राजयोग का निर्माण करता है। वहीं पे यदि दोनों साइड प्लैनेट बैठे हुए हैं सूर्य राहु केतु को छोड़कर, इनको राजयोग में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यदि इनमें सेकेंड हाउस और 12th हाउस में सूर्य राहु केतु विद्यमान है तो इनको छोड़कर यदि कोई प्लैनेट विद्यमान है 12th हाउस में तो अनफा राजयोग बनता है। वहीं पे यदि दोनों तरफ सेकेंड हाउस और 12th हाउस में यदि कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि दुर्धरा नामक राजयोग का निर्माण होता है। ये तो राजयोग हुए, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये राजा के समान आपको सुख देने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, धनवान बनाते हैं, आपको बुद्धिमत्ता देते हैं। इसके अलावा नेम फेम की प्राप्ति होती है। तो इस राजयोग को हम कंसिडर करें। देखिए, उसके पहले मैं आपको चंद्र कुंडली की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ। देखिए, लग्न कुंडली वह होती है कि हम अपने फिजिकल लेवल पे चीज़ों को क्या महसूस करते हैं, वो आपको लग्न कुंडली बताती है। वहीं पे चंद्र कुंडली जो मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, तो दर्शाती है कि हम मानसिक लेवल पर चीज़ों को क्या अनुभव करते हैं, वो आपकी चंद्र कुंडली बताती है। वहीं पे आपकी जो सूर्य कुंडली होती है वो बताती है कि हम आत्मा के लेवल पे, हम सोल के लेवल पे क्या महसूस करते हैं, वह हमको सूर्य कुंडली से पता चलता है। तो आप देखेंगे कि यदि लग्न लॉर्ड पाप प्रभाव में है तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आपको कई बार लग्न कुंडली में दिखाई नहीं देते, इन कुंडलियों का, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, जो अल्टरनेट एसेंडेंट कहे जाते हैं, उनका यूज़ करके आप लाइफ के इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है तो ये जो अल्टरनेट असेंडेंट होते हैं, जैसे चंद्र कुंडली हो गई, सूर्य कुंडली, तो ये कंफर्म करते हैं कि वो राजयोग यदि लग्न में फलित हो रहे हैं, आपको फिजिकल रूप में कोई रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको मानसिक लेवल पे और आत्मा के लेवल पे उनकी कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ये आपको इन कुंडलियों से कंफर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि लग्न कुंडली में आपका राजयोग बन रहा है। राजयोग, आप लोग राजयोग का मतलब क्या समझते हैं? जैसे राजयोग केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का संबंध है तो यह राजयोग कहलाता है। कहीं पे भी संबंध बन रहा है कुंडली में, युति है तो आप देखेंगे, दृष्टि है, युति है तो यह राजयोग बनता है। और वही राजयोग यदि चंद्र कुंडली में भी बन रहा है तो आप देखेंगे कि वो जो राजयोग हो जाता है प्रोमिनेंट हो जाता है। और वो राजयोग में जो भी प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रह की जब दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो वो जो दशा है आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। तो राजयोग का मतलब यही होता है कि आपको आपकी आने वाली दशा कितनी सपोर्टिव होने वाली है। तो ये आपके जो अल्टरनेट असेंडेंट है उससे हम कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस राजयोग के कैसे रिजल्ट होते हैं। जैसा कि सेकंड भाव में यदि सूर्य राहु को केतु को छोड़कर कोई प्लैनेट विद्यमान है तो वह सुनफा नामक राजयोग बनाता है। देखिए, चंद्र कुंडली से सेकंड भाव, यदि हम लग्न की भी बात करते हैं तो सेकंड भाव हमारे धन को दर्शाता है। तो चंद्र कुंडली से सेकंड भाव में जो भी प्लैनेट आ गया वह आपका क्या बनता है, धनेश बन जाता है, धन का कारक ग्रह बन जाता है। तो आपको जो सेकंड प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है चंद्र कुंडली से सेकंड हाउस में, जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वह आपका धनेश होता है। तो आप देखेंगे कि वह प्लैनेट आपको धन देने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्रमा से 12th हाउस में कोई प्लैनेट है तो वो अनफा राजयोग है। 12th हाउस क्या होता है, हमारे लॉसेस का, एक्सपेंडिचर का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, फॉरेन कंट्रीज़ होती है। तो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट यह बताता है कि यह पर्सन, इसको जब इनकम होगी, सेकंड हाउस जो कि हमारा धन है, तो उस धन को वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा,
कैसे इन्वेस्ट करेगा और कैसे सेविंग करेगा, खर्चा कहाँ करेगा, यह उन प्लैनेट की स्थिति से पता चलता है। तो आप देखिए कि यदि वहाँ पे बुध बैठा हुआ है तो इंसान बुद्धि पे, मतलब व्यापार में जो बुध के कारक तत्व है उनमें खर्चा करेगा। शुक्र है तो लग्जीरियस चीज़ों में, भोग पे खर्चा करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुरु है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, पढ़ाई में। इसके अलावा आप देखेंगे कि व्हीकल्स वगैरह है उसमें कई लोगों को लग्जीरियस की आदत होती है, तो शुक्र उस तरह के आपको रिजल्ट देगा वहाँ पे। इनडायरेक्ट हम बोलते हैं कि वह खर्चा किसके ऊपर करेगा, अपने ऊपर करेगा। खुद को ग्रूमिंग करने के लिए वो क्या करेगा, खर्चा करेगा। इसके अलावा यदि हम इसको दूसरे टर्म में देखते हैं तो जैसे कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, चंद्रमा एक चंचल ग्रह होता है जो हमारी चंचलता को दर्शाता है। यदि चंद्रमा को कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है तो वो इधर उधर क्या रहता है, हमारा मन भटकता रहता है। इसलिए चंद्रमा को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चंद्रमा से सेकंड हाउस या फिर 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो चंद्रमा को क्या देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि दोनों तरफ यदि प्लैनेट नहीं होते हैं तो ये केमद्रुम नामक दोष का निर्माण होता है, जिसके बारे में कहा गया है कि व्यक्ति धनहीन होता है, बुद्धिहीन होता है और निर्धन होता है, जो केमद्रुम दोष के लिए कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जब आपके में सन्फा अनफा नामक राजयोग बन रहा है तो केमद्रुम नामक जो दोष होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि केमद्रुम दोष कैसे बनता है, यदि इस तरफ और इस तरफ कोई प्लैनेट नहीं बैठे हुए हैं चंद्रमा से तो वो दोष का निर्माण करता है। तो आप देखिए पहले तो चंद्रमा को डायरेक्शन मिल गया, इसके अलावा आपका केमद्रुम दोष वह भी स्वतः ही समाप्त हो गया। और चंद्रमा जो आपका मन का कारक ग्रह है उसको यह पता चल गया, जैसे सेकंड हाउस चंद्रमा का यदि मान लीजिए मंगल से संबंध बन रहा है तो चंद्रमा को ये पता है कि सेकंड हाउस में मंगल मेरा बैठा हुआ है तो वह धनेश है, तो मुझे मंगल से रिलेटेड काम करके धन की प्राप्ति करनी है, मंगल की चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। तो मेन बात यहाँ पे यह है कि चंद्रमा को अकेला छोड़ना क्या होता है, यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए चंद्रमा से सेकंड या 12th हाउस में यदि कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वह राजयोग का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे व्यक्ति अपने सेल्फ एफर्ट से, पराक्रम से क्या करता है, धन की प्राप्ति करता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाले राजयोग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। यदि आपको चंद्र कुंडली बनानी नहीं आती है तो आप देखिए कि लग्न कुंडली में जहाँ पे भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उसको आप लग्न बना लीजिए और वहाँ पे जो भी प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठे हुए हैं उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, तो स्वतः ही चंद्र कुंडली का निर्माण हो जाएगा। जितनी महत्ता लग्न कुंडली की है उतनी महत्ता चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली की भी होती है। क्योंकि आप देखिए कि यदि हमारा मन ही यदि परेशान हमको कर रहा है, मन ही परेशान है, मन ही किसी काम में नहीं लगा हुआ है, तो यदि हम फिजिकल लेवल पर फिट भी हैं तो उस राजयोग का कोई, जो लग्न कुंडली में बन रहे हैं तो उस राजयोग का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे कि राजयोग का आशा ये नहीं कि धन हो, प्रॉपर्टी हो, सब चीज़ें हो। यदि हम मानसिक लेवल पर, यदि हम मेंटल लेवल पर सुखी है और शांत है तो यह भी एक किसी, आप देखेंगे कि यह राजयोग से कम नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे राजयोग हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है कि ये कौन कौन से राजयोग का निर्माण होता है कुंडली में, चंद्र कुंडली में, सूर्य कुंडली से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम राजयोग के बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हरे कृष्ण।